साथ नहीं खड़े, ताकि देश की जनता को तो पता चले कि जिन्हें आप अपना जनप्रतिनिधि मानते हो, आप ये सोचते हो कि सदन में हमारी समस्या उठाएगा, वो जनप्रतिनिधि तो कह रहा नहीं मैं तो जनता के साथ नहीं हूं। और अगर वो जनता के साथ नहीं है तो जनता को यह पता चल जाए कि मेरा जनप्रतिनिधि मेरे साथ नहीं है। अब जनता तय करेगी कि जनता को उस प्रतिनिधि के साथ रहना है कि नहीं रहना, चाहे वो किसी भी पार्टी का। हमारी किसी नेता से लड़ाई नहीं है, हमारा किसी नेता से विरोध नहीं है, हम तो नीतियों पर बात करने वाले लोग हैं। ये नीति अगर नरेंद्र मोदी जी, अगर मेरी बात वहां तक पहुंच जाए, वैसे तो पता नहीं पहुंच रही है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी जनता की कर्जा माफी का समर्थन करते हो तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनका समर्थन करूंगा। लेकिन इसका उल्टा भी सच है, अगर नरेंद्र मोदी जी इस पर नहीं संज्ञान लेते हैं तो ये माना जाएगा कि वो सिर्फ अदानी को ही सपोर्ट करना चाहते हैं, आम इंसान को नहीं करना चाहते, तो जनता को बता दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी भी एक सांसद ही है, तो उनसे पूछा जाएगा कि वाराणसी के लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए व्यापारी, आम इंसान, क्या उनका कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या उनको अदानी वाली 12,700 करोड़ की जो सुविधा मिली थी, क्या उनको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का जो लोन चल रहा है व्यापारियों का, छोटे लोगों का, क्या उनके लोन को कम से कम 2 साल का समय मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिलना ही चाहिए। हमारी और कोई बड़ी मांग नहीं है। एक सरकार एक फोन नंबर तो कम से कम जारी कर ही दे जिस पर 100 टेलीकॉलर काउंसलर बैठे हो और वो इमरजेंसी SOS बटन हो, गाड़ी में भी लगाया जाता है। बिजनेस में कोई इमरजेंसी आ गई, किसी को कोई किस्त नहीं दे पा रहा, अगले महीने वो बटन दबा दिया उसने, तो सरकार उससे कुछ भी क्या दिक्कत आ रही। वैसे हमने लोगों को भेजा है कि आप बैंक जाइए और बताइए मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कारण बताइए। ज्यादातर लोगों ने बताया नोटबंदी, GST, लॉकडाउन, ये 3 मेजर कारण है जिसके कारण कर्जे की दलदल में फंसे। और ये आप सब भी जानते हैं, आप मीडिया के साथ ही रोज घूमते हैं, क्षेत्र में जाते हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक बड़े मंत्री ने तो ये तक कहा कि कोरोना से भारत की इकोनॉमी पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, जबकि सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर भारत की इकोनॉमी पर पड़ा है किससे, तो लॉकडाउन और कोरोना से ही पड़ा है। और उसमें जो पैकेज दिया गया था, पता नहीं किसको पहुंचा वो पैकेज, कितना 21 लाख करोड़ का पैकेज था, 20 लाख करोड़ का। वो 20 लाख करोड़ रुपए गए किसके पास? और उसमें भी क्या दे दिया, मोरेटोरियम दे दिया गया 3 महीने का, और अब पता चल रहा है उनकी किस्तें बढ़ा दी 10, 15, 20। किसी व्यक्ति की 50 किस्तें बची थी, उसकी 100 किस्तें कर दी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह से जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, नहीं होना चाहिए। जनता वाकई बहुत परेशान है और इसी को लेकर के, क्योंकि मुझ पर भी बहुत दबाव था, मेरी टीम पर दबाव था कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, सरकार पर और दबाव बनाई, तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और 24 तारीख को जंतर मंतर के लिए हमने बुकिंग कराई हुई है। 24 तारीख को दिल्ली NCR के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। लगभग हमारे पास दिल्ली NCR के 70,000 लोग जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि सभी लोग ना आए, हम कोशिश कर रहे हैं 500-700 लोग इकट्ठा हो, ज्यादा भीड़ वहां ना हो। ऑलरेडी पहलवानों का वहां धरना भी चल रहा है, हम नहीं चाहते वो भी डिस्टर्ब हो। और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को पता चले कि समस्या कितनी गंभीर है, वरना आगे तय करेगी जनता, तय करेगी कि जनता ने ही इनको चुन करके भेजा है और हम जनता के बीच में ही जाने वाले हैं। और मैंने पहले दिन ही बोला था, जनता की कर्जा माफी एक राजनीतिक मुद्दा है, इसका समाधान राजनेता ही निकाल सकते हैं, इसका समाधान मैं और आप नहीं निकाल सकते। और आपके माध्यम से जो ऑडियंस मुझे लाइव भी सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग 1.5 महीने से ज्यादा फॉलोअर है मेरे फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी मुझे काफी लोग फॉलो करते हैं, उन्हें भी बताना चाहता हूँ ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनेता ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम भी उनकी क्रिएट की हुई है। ये प्रॉब्लम नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। ये जो कर्जे की दलदल में फंसाए जा रहे हैं, मैं अगर इसकी विस्तार में जाऊंगा, वैसे तो पता नहीं प्रेस में बातें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। जब हमने विस्तार में डिटेल में जाना तो पता चला ज्यादातर रिकवरी एजेंट जो है वो किसी सांसद या विधायक के गुर्गे हैं, जो सड़क पर चलती हुई गाड़ी उठा देते हैं, जो गाड़ी उठाने के बाद 10,000 20,000 रुपए लेते हैं। एक सांसद का नाम लिया लोगों ने, मैं अभी उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, वेस्टर्न यूपी का सांसद है, उसके गुर्गे गाड़ी उठाने का काम करते हैं। तो फिर वो कैसे रोक पाएगा? और फिर सांसद अगर ये कहता है कि मैं जनता के साथ नहीं हूं, तो फिर जनता तय कर लेगी वो सांसद के साथ है कि नहीं। तो हमारी लड़ाई किसी पार्टी या किसी नेता से नहीं है, किसी पार्टी नेता के विरोध में नहीं है, हम जनता के समर्थन में, और जो व्यक्ति जो पार्टी जनता के समर्थन में रहेगी हम उसका समर्थन करेंगे, हम उसका साथ देंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी वो करेंगे, जंतर मंतर पर जाना पड़े वहां जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वो लोग किसानों की तरह आकर के दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ जाएं, लेकिन अगर ये लाखों लोग बैठ गए तो मैं रोक भी नहीं पाऊंगा। मैंने एक बार प्रधानमंत्री जी को जो पत्र भेजा था उसमें भी लिखी थी कि प्रधानमंत्री जी ये लोग परेशान है, मैं इन्हें रोक पा रहा हूं लेकिन अब मैं रोक नहीं पाऊंगा। बट प्रधानमंत्री जी वो पत्र, सारा डाटा हमें पता चला है कि RBI को दे देते हैं, और RBI बोल देता है कि आपकी व्यक्तिगत समस्या हो तो बताइए, सामूहिक समस्या है तो आप सजेशन दे रहे हैं सरकार। तो भाई सरकार हमारी है तो सजेशन भी नहीं दे सकते हम। लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, हम मरते देखते रहे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते
एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुझे समस्या का पता है और मुझे समाधान भी मालूम है तो मुझे दोनों पर काम करना चाहिए। मुझे पता है समस्या क्या है और मुझे पता है समाधान कहां से निकलेगा। और मैं इन राजनेताओं की नब्ज बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। 2006 से मैं ये काम कर रहा हूँ। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लगभग बड़े नेता मुझे जानते हैं। इनकी नब्ज एक ही है, जनता। जब इन्हें लगता है कि जनता का समर्थन इससे खिसकने वाला है तो ये उल्टे लटक जाएंगे सब। तो जनता को भी ये बताना चाहता हूँ, अभी हमारी संख्या 3 लाख है। जिस दिन ये संख्या 3 करोड़ होगी, सोचिए उस दिन क्या होगा। और जिस स्पीड से फॉर्म भर रहे हैं, हर दिन 5 से 7 हजार नए लोग फॉर्म भर रहे हैं। सोचिए लोग कितने परेशान है। अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए अपना इंस्टाग्राम का या फेसबुक का पेज का मैसेंजर दिखाऊंगा, रोज हर दिन हजारों लोग मैसेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं साहब बचा लीजिए हमें, मर जाएंगे, हमारी गाड़ी कब्जा कर ली गई, हमारा घर कब्जा कर लिया गया, हमारे बच्चों को निकाल दिया गया, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं बची है। स्थिति सच में बहुत ज्यादा खराब है। और शहरों की स्थिति अगर ये है तो सोचिए गांव में क्या होगा। अभी बिहार के दौरे पर, लेटेस्ट मेरा बिहार का दौरा था, इतनी बुरी हालत है। मैं पटना में ग्राउंड में मिला लोगों से, वहां एक लेडी आई, रोने लगी। उसकी वीडियो भी मैंने डाला। कहती है साहब साहूकारों ने इतना ज्यादा परेशान किया, मेरा 16 साल के बेटे ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। इकलौता बेटा था, चला गया दुनिया से। और वो साहूकार अभी भी क्या कह रहे हैं, बेटा तो चला गया, अब तुम्हें भी मार देंगे हम लोग, क्या तुम्हारा पैसा। तो कह रहे हमने व्यापार के लिए पैसा लिया था, व्यापार डूब गया, कहां से दें। कैसे बताएं उनको कि लॉकडाउन के कारण हमारा व्यापार बंद हो गया। समझाने की कोशिश कर, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। और उन साहूकारों से भी, उनसे भी बात करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपका पैसा मरेगा नहीं। सरकार जब कर्जा माफ करती है उसके नियम होते हैं। जैसे 2 बार किसानों का कर्जा माफ किया गया। किसानों का कर्जा 2008 में भी माफ हुआ है, 1990 में, 91 में भी माफ हुआ है। कैसे माफ होता है? बैंक से लोन जो लिया गया वो तो माफ हो जाता है, लेकिन बैंक को पैसा सरकार दे देती है, बैंक डूब जाएगा नहीं तो। और कई लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा, तो मैंने उसके ऊपर भी रिसर्च की। मेरी टीम में सुरभि जी ने सीए हैं ऑलरेडी, उनकी टीम में काफी लोग हैं। रिसर्च करके उन्होंने बताया कि सर बैंक का ही कहना है, सरकार का कहना है, आरबीआई का कहना है कि हमारे पास अनक्लेम अमाउंट पड़ा हुआ है। और कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? पिछले 2020 तक का डाटा उसमें था शायद। 2020 तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए अनक्लेम्ड है, इंश्योरेंस कंपनीज में पड़ा हुआ है। किसी ने इंश्योरेंस कराया, बंदा एक्सपायर हो गया, बच्चों को पता नहीं था इंश्योरेंस क्लेम लेना है। बहुत सारे बैंक अकाउंट होते हैं, आपके भी कईयों के 4-4 अकाउंट होंगे, 3 अकाउंट ऐसे ही पड़े हुए हैं, यूज ही नहीं कर रहे। वो व्यक्ति या वो अकाउंट जिसमें 10 साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती, उसको अनक्लेम बोला जाता है। सरकार के आंकड़े हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए अनक्लेम पड़ा हुआ था 2020 तक, और अभी ये मेरा आकलन है कि 2 लाख करोड़ हो गया होगा। तो अगर 2 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास ऐसा पड़ा हुआ जो अनक्लेम है, तो सरकार वही पैसा कर्जा माफी में इस्तेमाल कर ले, कहीं से और पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार। तो जो लोग ये कहते हैं कि आप कल को आपको जिम्मेदारी मिल जाए तो कैसे करेंगे, तो सरकार के पास बहुत सारे विकल्प है। प्रॉब्लम क्या, नियत नहीं है। अदानी को जब मदद करनी होती है तो नियत ठीक होती है ना, कि अदानी की मदद करनी है तो रास्ते निकल जाते हैं। अंडरराइट वाली टर्म आ जाती है। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता चली कि अंडरराइट भी कोई टर्म होती है। और इंटरनेट पर सर्च करिएगा अंडरराइट का प्रोसेस क्या होता है। अंडरराइट इज ए फैसिलिटी गिवन बाय बैंक टू कस्टमर्स, और उसमें क्या करना पड़ता है, आपको फीस देनी पड़ती है। फीस देकर के आप अंडरराइट करा सकते हैं। मजे की बात ये, अदानी का 12,700 करोड़ रुपए का अंडरराइट किया गया और उससे फीस तक नहीं ली गई अंडरराइट कराने। तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। देश सिर्फ एक आदमी के लिए तो काम नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है सबके लिए काम। एक आखिरी बात कहूंगा, आज ऐतिहासिक दिन है, 10 मई 1857, जो आजादी की पहली लड़ाई कह सकते हैं, कहते ही हैं लोग उसको, उसकी शुरुआत हुई थी आज से। इसीलिए हमने डेट चुनी कि 10 मई को हम ये कार्यक्रम करेंगे। ऐतिहासिक दिन है। कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में बैठे लोग जो काले अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की तरह काम कर रहे हैं, जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं, शायद उन्हें अकल आ जाए। नहीं आएगी तो फिर और विकल्प भी है हमारे पास। सरकार को बस ये बताना चाहते हैं कि अब भी समय है, जाग जाइए। जनता बहुत परेशान है। एक एक नागरिक देश की धरोहर है। एक एक व्यापारी को, एक एक नागरिक को बचाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो आज कर्नाटका में इलेक्शन में वोटिंग भी चल रही है, तो मैं कर्नाटका के अपने साथियों को बोलना चाहूंगा, सभी मतदाताओं को बोलना चाहूंगा कि ज्यादा ज्यादा वोट करने जाएं और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। ये नेता तो करते रहेंगे, जाति धर्म के मुद्दे उठाते रहेंगे, इनका काम है। आप अपने विवेक से फैसला, आप अपना फैसला लें, जो आपका फैसला आपको सही लगता हो, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाए। आपके अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।
अगर अभी प्रेस रिलीज दी या नहीं दी, प्रेस रिलीज आपको दे दी जाएगी। हमारे पास प्रेस रिलीज है। हमारी कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। मैं अपनी मांग फिर से दोहरा देता हूँ ब्रीफ में। पहली मांग है ऐसे लोग जिनका व्यापार बंद हो गया नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण, जिनकी नौकरी छूट गई नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण, उनका कर्जा माफ होना चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपए तक का। जिनका कर्जा सरकार माफ नहीं कर सकती उन्हें कम से कम 2 साल तक का इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम दिया जाना चाहिए। जैसे गौतम अदानी जी का लोन अंडरराइट किया गया अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, आम जनता को 2 साल तक का समय दे दिया गया। तीसरा, वो लोग जो एक्सपायर कर गए, जो दुनिया में ही नहीं बचे, उनका तो लोन पूरा पूरा माफ होना चाहिए। जिनके बच्चों के सर से माता पिता का साया चला गया, उनके सर से छत न छीनी जाए, ये सबसे बड़ी अपील मेरी है। और कोई भी व्यक्ति कर्ज के कारण आत्महत्या ना करे। अगर कोई सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई आपको लीगल हेल्प चाहिए, मेरी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लीगल हेल्प करने की कोशिश करेगी। वकील तो मुहैया शायद ना करा पाए, लेकिन कम से कम आपके वकील को अच्छी तरह गाइड कर देंगे, आपको गाइड कर देंगे, ताकि आपको अपना केस लड़ने में, केस को मजबूत करने में मदद मिले। घबराने से, डरने से, परेशान होने से काम नहीं चलेगा। इंसान के जीवन 70 साल, 80 साल, 100 साल होता है। सरकार के जीवन 5 साल, 10 साल, 15 साल होता है। सरकारें आती जाती रहेंगी, अपना जीवन तबाह नहीं करना। आप सबसे भी अपील है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कर्जे के कारण परेशान है, उसको बोलिए आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध ना करे, इसमें उसकी गलती नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है, और सरकार की गलत नीतियों की सजा किसी व्यक्ति को या उसके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आपके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वरना आपको प्रेस रिलीज दे देंगे। आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। 24 तारीख को, 24 मई 2023 हम लोग एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं जंतर मंतर पर। मैं और मेरी दिल्ली टीम के लोकसभा प्रभारी हमारे साथ बैठेंगे। राजीव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्जा मुक्ति अभियान को लीड कर रहे हैं। सुरभि जी हैं जो वित्त समिति के अध्यक्ष हैं। हरप्रीत जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कर्जा मुक्ति अभियान के। राहुल जी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ये लोकसभा प्रभारी भी हैं। हरप्रीत जी साउथ दिल्ली के लोकसभा प्रभारी हैं। राहुल जी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोकसभा प्रभारी हैं। आनंद गुप्ता जी ईस्ट दिल्ली लोकसभा प्रभारी हैं हमारे। संजय जी वेस्ट दिल्ली लोकसभा प्रभारी हैं और दिल्ली के प्रदेश प्रभारी भी हैं। विनोद गुप्ता भारती जी चांदनी चौक लोकसभा प्रभारी हैं हमारे, और मधु अग्रवाल भारती जी हमारी मैडम वेस्ट दिल्ली। आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली, तो सातों लोकसभा के प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं भी हूँ, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और आप सब भी आइएगा, मीडिया के साथ ही आएंगे, क्योंकि मीडिया डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ है। वैसे कहना नहीं चाहिए, आप जानते हैं मीडिया की स्थिति आज क्या हो गई है। दंडवत से भी नीचे अगर कुछ हो सकता है तो प्रणाम किए जा रहे हैं। सर एक सवाल था मेरा आपसे। मीडिया का रोल जो होता है वो वॉचडॉग का होना चाहिए। सत्ता में कोई भी रहे, सवाल करने का मीडिया में अगर जज्बा नहीं है तो उसे फिर मीडिया कहलाने का तो अधिकार नहीं है। और सरकार के सामने झुक जाए मीडिया, फिर मीडिया की ताकत कहाँ रहेगी। जी सर, सवाल करिए। सर आपने कहा था कि अडानी जी का कर्जा माफ हुआ। माफ नहीं हुआ, वाइप आउट हुआ जिसका, राइट ऑफ भी नहीं हुआ, बताता हूँ। तो उन्होंने सरकार को, मतलब सरकार बनाने के लिए मोदी जी की हेल्प की थी, तो इसलिए उसको हेल्प की गई। तो आम जनता ने तो मोदी जी की कोई हेल्प नहीं की ना इलेक्शन के लिए। पता नहीं आप पत्रकार हैं या किस तरह का सवाल कर रहे हैं। आम जनता ने हेल्प नहीं की, उन्होंने सब वोट किया था। में तो कोई सरकार बन ही नहीं सकती है। नहीं, पैसे से जो हेल्प की थी ना उसको। बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि अदानी का लोन माफ किया गया है। अदानी का लोन अंडर राइट किया गया। इस टर्म को याद रखिए, अंडर राइट। इसका अर्थ है कि जब उनके पास पैसे होंगे वो दे देंगे। तो मैंने ये नहीं कहा माफ किया गया। पहली बात तो अंडर राइट और माफी में फर्क है। दूसरा, अदानी ने मदद की है या नहीं की है इसका तो प्रमाण नहीं है, ये तो हम कयास लगा रहे हैं। जनता ने मदद की है इसका तो पूरा प्रमाण है। मैं आपको सबूत दे सकता हूं। 22.5 करोड़ लोगों ने वोट किया है। वो समर्थन नहीं तो क्या था। और अगर वोट की कोई कीमत नहीं है नरेंद्र मोदी जी की नजर में, जनता के वोट की कोई कीमत नहीं है, तो फिर तो जनता तय करेगी। अगला चुनाव फिर आने वाला है, इससे क्या फर्क पड़ता। जी सर, अगर आप जैसे कह रहे हैं सरकार के पास गए हो, अगर सरकार कुछ नहीं करती इस मामले में, फिर आप लोगों का कदम क्या रहेगा? क्या आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हूं, तो रणनीति तो वही होती है जो छुपा कर रखी जाए। बट हाँ, इतना जरूर बता देता हूं, मतलब कुछ ऐसा कदम रहेगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात सरकार को समझ आ जानी चाहिए कि आगे का कदम हमारा क्या होगा वो तो समय बताएगा। बट हाँ, मैं ये इतना जरूर एक हिंट दे देता हूं आपको कि डेमोक्रेसी में जनता ही जनार्दन है, जनता ही सब कुछ है। तो अगर जनता के साथ नेता नहीं है तो फिर जनता को ही तय करना पड़ेगा कि उनमें से कोई नेता है। जनता का प्रतिनिधित्व जनता ही कर ले, नेता अगर नहीं कर रहे उनकी बात।
सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी प्लीज। जैसे आप बहुत से लोग की हेल्प कर रहे हैं जो कर्जे में फंसे हैं, उनको उबारना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, एक समाज सेवा कर रहे हैं समझो, अपने बिना फायदे के लिए। तो आपकी जैसे ऐसे और भी बहुत सारे करोड़ लोग हैं जो करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको भी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या आप ऐसा एक प्लेटफॉर्म उन सब लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे जो सरकार से नहीं खुश हैं, मतलब खुश होते तो उन्हीं के साथ देते, वो ऐसी एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो विकल्प की मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएंगे कुछ बारे में। मैं वही वाली बात है, नहीं खुल के बोलिए ना सर। मीडिया इंटेलिजेंट होता है, नहीं मैं खुल के बोलूंगा जी मैं डरता नहीं हूँ जी और मेरा इतिहास थोड़ा पढ़ी है तो मैं डरता नहीं, लेकिन मैं आपकी इंटेलिजेंसी पे सवाल नहीं कर रहा, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा था कि मीडिया इतना इंटेलिजेंट है कि वो हलक में हाथ डाल के निकलवा ही लेता है, हमसे कितने छुपाना चाहे। जी स्ट्रेटेजी तो फिर भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये इतना और कह देता हूँ, जी इस देश की मिट्टी में क्रांतिकारी लोग पैदा करने बंद नहीं किए। जी उनके नाम और चेहरे जरूर अलग अलग हो सकते हैं, जी। लेकिन आज भी ये मिट्टी बहुत जरखेज है, बहुत उपजाऊ है, क्रांतिकारी लोग पैदा कर रही है। और एक किशन पटनायक जी सांसद रहे 31वीं लोकसभा में, उन्होंने किताब लिखी थी, उड़ीसा से सांसद थे, जी उसका शीर्षक था विकल्पहीन नहीं है दुनिया। तो विकल्पहीन तो नहीं है सर, विकल्प तो तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और है इसी में सर, अगर समय हो तो मैं पूछ सकूं। पूछिए। जी तो जैसे आपने बोला विकल्प हम बताएंगे बाद में लेटर, मैं बोलता हूँ सपोज इन केस आपको सरकार बना दी जाती है, आप पीएम बन जाते हैं भारत के, तो क्या एकदम से सारा कर्जा पूरा भारत का आप माफ कर देंगे? देखिए पहली बात तो मैं मानता हूं देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री एक ऐसे वर्ग से होना चाहिए जिन पर हमेशा अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ और जो असली मालिक है मूल निवासी। तो मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूं, पहले तो ये बता देना चाहता हूं। मेरा एक सपना है, मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं और कुछ करने के लिए नहीं बनना चाहता, कुछ करके बनना चाहता हूं, और वो भी आज से 30-40 साल बाद। तो वो तो सवाल ही खत्म हुआ। अब जो मूल सवाल है कि क्या सबका कर्जा माफ हो सकता है, देखिए मैं कह रहा हूं कि जिनका हो सकता है कम से कम उनका तो कर देना चाहिए। ज्यादातर लोग जो आत्महत्या करें वो कौन लोग हैं? जिनके ऊपर छोटा कर्जा है, खासकर से साहूकारों का, रिश्तेदारों का, जानकारों का, और वो उस बदनामी, जो मैंने कहा ना कर्जे से नहीं मर रहे लोग, बदनामी से मर रहे हैं, उस बदनामी से मरते हैं। तो वो कम से कम मैं समझता हूँ 10 लाख तक का लोन सबका माफ हो सकता है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का 20 लाख करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया गया तो वो पैसा कहीं से तो गया होगा। तो यार 10 लाख, 1 करोड़ लोगों का 10 लाख रुपए तक का लोन माफ करेंगे, 10 लाख करोड़ रुपए। और वो भी मैं ही नहीं कह रहा तुरंत माफ कर दो, 2 साल का 5 साल का समय लो, 1-1 लाख रुपए माफ करते चले जाओ। देश के पास संसाधनों की कमी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत है। अभी मैं पढ़ रहा था कि देश में जो जीएसटी का कलेक्शन है, टॉप 10% सिर्फ 3% जीएसटी देते हैं और बॉटम के 50% जिनके पास देश की संपत्ति केवल 3% है, वो 50% जीएसटी देते हैं। उन पर वजन ज्यादा है। तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा, कोई ना कोई मार्ग निकलेगा। सरकार के पास बहुत सारे हाथ होते हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं। पूरा भारत की जनता आपको देख रही है। बहुत सारे सीएम भी मुझे जानते हैं, मेरी टीम में भी हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं। तो हम लोग टीम बना करके काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक आईएफएस ऑफिसर है इंडियन फाइनेंस सर्विसेज के, और उन्होंने मुझे काफी चीजें बताई हैं अंदर की कि कहाँ से और पैसा आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि जब उन्होंने बताया कि जो पैसा अनक्लेम अमाउंट है तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तो यही हो गया। तो और भी उन्होंने कई सोर्स बताए, हो सकता है, प्रयास किया जाए तो हो सकता है। लेकिन सर मेरा एक सवाल आपसे ये है जी। कि जैसे भी आपने कहा कि जो भारत के मूल निवासी है, लेकिन सबसे ज्यादा कर्जे में अगर देखा जाए तो आप छोटे कर्जे की बात करें 10 लाख तक की, तो सबसे ज्यादा जो कर्जे में जो आत्महत्या लोग करते हैं, सुसाइड करते हैं, वो सबसे ज्यादा छोटे कर्जे वाले 4 लाख 5 लाख है, वो साहूकारों से ले लेते हैं। लेकिन जब ये अपनी बात वहाँ अपने किसी प्रतिनिधि को या वहाँ गवर्नमेंट किसी समझ रखते हैं तो वो इससे पलड़ा झाड़ लेते हैं। इसमें हमारा समस्या ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लिया जाता है ना, उसका कोई प्रूफ तो होता नहीं है, और एंड मोमेंट पर फाइनेंसर भी मुकर जाता है अगर ज्यादा बड़ा केस बन जाए। वैसे तो पुलिस वाले भी सब उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो केस बनने ही नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी सरकार कैसे मदद करे। मेरे पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा सर मैं फॉर्म नहीं भर सकता आपका, मैं अपनी जानकारी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, और आप मेरा लोन माफ करा दो। मैं कैसे करा दूंगा भैया? और लोग जो बदनामी के साथ कारण या डर के कारण नहीं आ रहे ना, कल बदनामी ना हो जाए, ये मेरे खिलाफ केस ना कर दे, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ डर से बाहर निकलिए। कीमत चुकानी पड़ेगी साहब आपको, चुप रहने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी और बोलने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोलने की कीमत सिर्फ आप चुकाएंगे, चुप रहने की कीमत आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी चुकानी पड़ेगी। तो बेहतर है बोलिए,
बदनामी के डर से कि लोगों को पता चल जाएगा मैं कर्जे में, ना बताना, फॉर्म ना भरना, तो सरकार तक दबाव पड़ेगा कैसे? मानो 3 लाख लोग भी फॉर्म ना भरते तो मैं सरकार को क्या दिखाता कि लोग परेशान है? सरकार कहते आपके ऊपर कर्जा तो बता दो। अभी भी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, व्यक्तिगत रूप से भाजपा के हैं, उन्होंने कहा साहब आपके ऊपर कोई कर्जा है ना तो बता दो यार, हम आपका माफ करेंगे। मैंने भाई मेरे ऊपर कर्जा नहीं, मेरी टीम पर कर्जा नहीं, और वो भी हमारा मत माफ करना, पहले भाजपा के समर्थकों का कर दो। हाँ, तो वो हैरान हुआ, करे यार आप कैसे बोल रहे हो? मैंने आप ही तो बोलते हो मैं भाजपा का विरोधी हूँ। मैं कह रहा हूँ भाजपा के समर्थक कौन है? व्यापारी। ज्यादातर व्यापारी भाजपा का समर्थक, सबको पता है। सबसे पहले भाजपा के समर्थकों का माफ करो, और बताओ एक हिंदू मुस्लिम करने लगा कि नहीं मुसलमानों के ऊपर कर्जा ज्यादा, मैंने अच्छा हिंदुओं का माफ कर दूं, फिर चुप हो गया। जीत नहीं पाएंगे क्योंकि मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं रणनीतियां बनाता हूं। मैं नाम तो नहीं लूंगा किन के लिए बनाई, लेकिन मैं रणनीतियां बनाता हूं। आप यूट्यूब पर देखेंगे तो पता भी चल जाएगा। मैं उनके जाल में फंसने वाला हूं नहीं, वो जिस जाल में फंसाना चाहते हैं। बाकी ये है कि ठीक है, समय आने पर पता चलेगा कि कौन कितने कर्जे में है। जिन्होंने साहूकार से, रिश्तेदारों से, जानकारों से भी कर्जा लिया है और वो नहीं चुका पा रहे हैं, वो भी फॉर्म भर दें, चेक कर लेंगे, दोनों को बुला लेंगे ना भाई, जिसने कर्जा लिया और जिसने दिया दोनों को बुला लेंगे, आमने सामने बिठा देंगे भी कितना ब्याज दे दिया। क्योंकि साहूकार से अगर पैसा लिया है तो ब्याज भी ज्यादा ही दिया होगा। 2% जो आरबीआई की गाइडलाइंस उसको फॉलो नहीं किया गया। कई जगह तो 15, 20% का कर्जा। मैं चांदनी चौक गया था साहब, एक व्यापारी के भाई ने सुसाइड कर लिया, 50 लाख का कर्जा था। जैसे उसने बताया ना कि 50 लाख का कर्जा 10% पे था, मैंने कहा मरना ही था उसको। आपको सोचिए 10% मंथली, मासिक ब्याज की बात कर रहा हूं मैं। 50 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीना कहां से देगा? मरना ही था उसको। कह रहे जब दबाव पड़ने लगा लोग बहुत ज्यादा परेशान। लेकिन सर इसमें जैसे कि आपने कर्जा में ये छोटे जो फाइनेंसर हैं जो अलग-अलग जाके मैंने कई जगह स्टिकर लगे देखे हैं कि लोन चाहिए, तो ये इस तरह के उसमें कहीं ना कहीं सरकार उनको भी तो जो गलत तरीके से एप्रिशिएट करती है वो तो गलत। मैंने बताया ना सरकार तो डायरेक्ट नहीं करती है, लेकिन जो नेताओं के गुर्गे होता है कम से कम है तो वो मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाले नेताओं के गुर्गे हैं। हमारे भी टीम में एक महिला थी, मैं नाम तो उनका अभी नहीं लूंगा, दिल्ली की ही एक नेता के भाई वहां ब्याज का काम करते थे, तो पुलिस में तो चलनी है उनकी, और वो साहूकार है तो वो गाली गलौज भी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, उसका कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो सरकार तो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ नेता तो इन्वॉल्व है इसमें, और उनका समीकरण इलाज यही है कि सामने बिठाया जाए इसकी समस्या है। लेकिन सर जो इस तरह का काम करे उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? जो इस तरह के देखिए मैं समझता हूँ जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको तो एनबीएफसी का लाइसेंस दे ही देना चाहिए। जब काम तो वो व्यापार कर ही रहा है, और उसको भी समझा दिया जाए लाइसेंस लेगा तो रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि एनबीएफसी वाले फिर भी कम बदतमीजी कर रहे हैं। जो प्राइवेट फाइनेंसर है, लैंडर है, जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, उसकी कोई धरपकड़ नहीं है ना, उसने कितनी ट्रांजेक्शन करी, कितना पैसा दिया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जो व्यक्ति फाइनेंस का काम कर रहा है उसको एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा भी है, उसके एक्सपीरियंस का लाभ ले लेना सरकार कि उसको भैया लाइसेंस दे देंगे। एनबीएफसी के रूल थोड़े इजी कर देंगे कि भैया तेरे को 2 करोड़ रुपए नहीं देना, 50 लाख में भी तेरे को लाइसेंस मिल जाएगा, कम से कम सरकार के पास कुछ जीएसटी कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और उसका ईमानदारी से व्यापार कर लेगा तो उसका पैसा डूबेगा भी कम। एनबीएफसी का कम डूबता है, प्राइवेट फाइनेंसर का पैसा बहुत ज्यादा डूबता है। तो करेंगे, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। और कोई सवाल है तो सर एक सवाल और है, जो मोबाइल एप्लीकेशन जो लोन देते हैं जी, मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड है, उसने लगभग 2.5 लाख रुपए कर्जा ले लिया हुआ है एप्लीकेशन से, अलग अलग एप्लीकेशन से। उसको फिर उसने वो नहीं पे कर पाया, ना पे कर उसको ब्लैकमेल किया उन लोगों ने, अलग अलग तरीके से ब्लैकमेल किया, क्योंकि मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था तो मेरे पास उसका मैसेज आया अलग तरीके से। तो ये इस तरह के जैसे जो छोटे छोटे ये फाइनेंसर हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन, तो इसमें किसका दोष है? सरकार इनको लाइसेंस देती है या कि अपने मन से इसे चला रहे हैं? नहीं, सरकार का दोष नहीं है। सरकार ने एनबीएफसी को लाइसेंस दिया, एनबीएफसी का लाइसेंस उन्होंने रूल से लिया, लेकिन उसके बाद सरकार का कंट्रोल मैकेनिज्म वीक है। कंट्रोल मैकेनिज्म क्या? वो कितने इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है, लोन ना भर पाने पर क्या पेनल्टी लगा रहा है, कितना सरचार्ज लगा रहा है, जो रिकवरी एजेंट रखे हैं उनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, क्योंकि ज्यादातर रिकवरी एजेंट के पास डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है। डेब्ट रिकवरी एजेंट जो सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है वो है ही नहीं। जिसके पास होगा वो ब्लैकमेल नहीं कर सकता, उसको रूल्स पता होंगे, क्योंकि जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो सिखाया जाता है रिकवरी करने जाओगे तो क्या करना है, कैसे बात करनी है, कितने बजे जाना है, कितने बजे नहीं जाना। तो सरकार का जो कंट्रोल मैकेनिज्म वो वीक है, सिस्टम ठीक। कंट्रोल मैकेनिज्म को और स्ट्रांग होने की जरूरत है। वैसे आरबीआई ने इस पे सख्ती भी की है और हमने उसमें आरबीआई को अप्रिशिएट भी किया। 2000 ज्यादा एप्लीकेशन चाइनीज बैन कर दी गई, और उनमें से जिनका भी पैसा था, किसी को पैसा नहीं भरना था, लेकिन फिर भी कई एप्लीकेशन ब्लैकमेल करते हैं। लड़कियों को खासकर से आपकी फोटो मॉर्फ करके भेजेंगे, आपके रिश्तेदारों को कांटेक्ट करेंगे, तो ये टोटली इलीगल है। आप पुलिस स्टेशन में जाइए, रिटर्न में कंप्लेंट करिए, पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं देते, हमारी टीम से बात करिए, ऐसे के खिलाफ एफआईआर भी होगी और आपकी मानहानि का भी आप केस कर सकते हैं।
जिसमें 2 साल तक की सजा सामने वाले को हो सकती है और आप कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। जी सर, सरकार को एक मैं मैसेज आपके थ्रू देना चाहता हूँ।